प्यारे विद्यार्थियों, आज नेक्स्ट सवाल कारा का स्टडी करेंगे। और यूनिट सेकंड के अंदर कारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको आप प्रैक्टिकल में भी स्टडी करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसको अपन बिना माइक्रोस्कोप के आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल जो है वो स्थूलदर्शी कहलाता है, यानी मैक्रोस्कोपिक एल्गा है। तो कारा जो है ये क्लोरोफाइसी वर्ग के कारेलीज ऑर्डर के अंदर सम्मिलित किया गया है अकॉर्डिंग टू फ्रिच क्लासिफिकेशन। लेकिन मॉडर्न ट्रेंड्स में इसको अलग से कारोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा गया है, या कारोफाइसी ग्रुप जो है उसका क्लास है कारोफाइसी में रखा गया है। तो कारा जो है उसमें सबसे पहले अपन कारोफाइटा जो वर्ग है और डिवीजन है उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि किस प्रकार से इस वर्ग की जो शैवालें हैं वो दूसरे क्लोरोफाइसी वर्ग की शैवाल से भिन्न है। और इसके अलावा इस ऑर्डर के मेंबर्स में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि हायर ग्रुप जो है ब्रायोफाइटा से भी सिमिलरिटी शो करते हैं। और इसके पश्चात अपन कारा का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे, देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे कारोफाइटा डिवीजन के रूप में है और कारोफाइसी आपका क्लास है। और कारेलीज जो है वो फ्रिच के अकॉर्डिंग ऑर्डर है कारेलीज, जिसमें फैमिली कारेसी है। फैमिली कारेसी के अंतर्गत ये कारा आता है, CHARA कारा। और ये शैवाल मोस्टली स्थिर जल में पाया जाता है और पानी के अंदर ये डूबा हुआ रहता है। और इसको मोस्टली नॉन वेस्कुलर हाइड्रोफाइट माना गया है। नॉन वेस्कुलर का मतलब ऐसे जो टेरिडोफाइट के अलावा ब्रायोफाइट या कोई शैवाल है जो कि पानी के अंदर डूबे रहते हैं, प्योरली हाइड्रोफिटिक नेचर के हैं, तो उनको नॉन वेस्कुलर हाइड्रोफाइट्स मानते हैं। और ये जो कारा है ये पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ रहता है। जैसे हाइड्रिला होता है वैसे के वैसी अपीयरेंस इसकी दिखाई देती है। और ये जहाँ पे सबमर्ज्ड कंडीशन होती है वहाँ पे आपको आसानी से मिलता है। तो ये एक जल निमग्न शैवाल है और उसकी प्लांट बॉडी के बारे में अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन कारेलीज ऑर्डर के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं, फिर अपन कारा देखेंगे। ये जो कारेलीज ऑर्डर है इसके जो मेंबर्स हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, यानी अत्यधिक विकसित होते हैं, जिसमें कायिक और उसके जनन संरचनाएं होती है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसमें जो गैमीटेंजिया हैं उनके चारों तरफ एक स्टेराइल टिश्यू पाया जाता है, उसकी लेयर पाई जाती है, यानी जैकेट पाया जाता है, जो बाकी शैवालों में नहीं होता। तो ये संरचना है वो ब्रायोफाइटा से सिमिलरिटी शो करती है। इसके अलावा इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंतर्गत जो मेन एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है प्लांट बॉडी का, वो हायर प्लांट की तरह नोड और इंटरनोड में डिवाइड रहता है। उसमें एक मुख्य अक्ष पाया जाता है और उस मुख्य अक्ष से अनेकों शाखाएं निकलती है। तो वहाँ पे पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है और मुख्य अक्ष की सबसे निचली पर्व संधि होती है, वहाँ से शाखित राइजोइड्स निकलते हैं। राइजोइड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और उसमें सेप्टा पाए जाते हैं, तिरछे पट पाए जाते हैं। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। तो ये जो संरचना है वो क्लोरोफाइसी वर्ग के मेंबर से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, जो अपन देखेंगे। तो ऐसे कौन कौन सी ये चार ऐसी संरचना है जो क्लोरोफाइसी वर्ग की शैवालों से ये भिन्न है। इसलिए मॉडर्न ट्रेंड के फाइकोलॉजिस्ट ने कारा को क्लोरोफाइसी वर्ग से कारोफाइटा के अंदर या कारोफाइसी में रखा है। इसका कारण क्या है, वो ये है कि द प्लांट बॉडी जो होती है, पादप शरीर होता है, वो डिफरेंशिएटेड होता है और वो इरेक्ट एक्सिस में एक लंबवत मुख्य अक्ष पाया जाता है जो पानी में डूबा रहता है, ये इरेक्ट एक्सिस कहते हैं। और इस इरेक्ट एक्सिस होता है वो डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों में विभाजित रहता है। और उसमें प्रत्येक जो पर्व संधि होती है, पर्व संधि की जो कोशिका होती है उसकी संरचना थोड़ी भिन्न प्रकार की होती है। और पर्व जो होता है, दो पर्व संधियों के बीच का जो इलोंगेटेड पार्ट है वो पर्व कहलाता है। तो पर्व संधि और पर्व की सेलुलर स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है जो अपन आगे देखेंगे। और जो नोड होता है उस नोड से कम 20 टाइम्स के आसपास ये पर्व है वो लंबे होते हैं और ये इलोंगेटेड होते हैं।
और इसमें आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं और सराउंडेड बाय लार्ज लेयर ऑफ स्टेराइल टिश्यू। और वो जो स्टेराइल टिश्यू होता है उनका अलग अलग कोशिकाएं हैं। जैसे कारा का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल के नाम से या गोलिका कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो न्यूक्यूल कहलाता है। और इनके जो कवच है, इनका जो आवरण है वो स्टेराइल टिश्यू की सेल्स है जिसे अपन सिल्ड कोशिका कहते हैं, जो कि कारा के ग्लोब्यूल में पाई जाती है, कवच कोशिकाएं, और न्यूक्यूल में नलिका कोशिकाएं पाई जाती है, ट्यूब सेल्स। तो ये जैकेट्स होते हैं जिसके कारण और इसके अलावा जो इंटरनली सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो अपन आगे स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें जो मोटाइल मेल गैमीट होता है, फीमेल गैमीट तो नॉर्मली है, लेकिन जो मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है। और इसके अलावा ये जो एंथ्रोजोइड्स कहलाता है, मेल गैमीट एंथ्रोजोइड्स कहलाता है, और वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, इलोंगेटेड और स्पाइरल। ये कैसा होता है? इलोंगेटेड और स्पाइरल स्ट्रक्चर पाई जाती है। बाइफ्लैजिलेट, इलोंगेटेड यानी लंबवत, और स्पाइरल सर्पिलाकार संरचना होती है। जबकि शैवालों में या क्लोरोफाइसी वर्ग में के सदस्यों से ये भिन्न प्रकार की संरचना है। और ये जो बाइफ्लैजिलेटेड, स्पाइरल और एंथ्रोजोइड्स होता है, ये संरचना ब्रायोफाइटा के एंथ्रोजोइड से मेल गैमेट से सिमिलरिटी शो करते हैं। इसके अलावा जो इसमें जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है उस जाइगोट के अंदर जब जाइगोट जर्मिनेशन होता है, जैसे मोस्ट ऑफ एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होता है और जूस स्पोर का निर्माण होता है, परंतु यहाँ पे जाइगोट के अंदर मियोसिस के बाद में जूस स्पोर नहीं बनते हैं। जूस स्पोर कहीं भी नहीं बनते, ये ध्यान रखना। कारेलिज ऑर्डर में या कारोफाइटा में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, जूस स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे जाइगोट जर्मिनेशन के पश्चात एक तंतुनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे प्रोटोनिमल स्टेज कहते हैं। तो ये प्रोटोनिमल स्टेज जो होती है ये इसमें पाई जाती है। ये प्रोटोनिमल स्टेज है वो आपके ब्रायोफाइटा में, जो ब्रायोफाइट है उसके अंदर पाई जाती है, तो वहां से ये सिमिलरिटी शो करते हैं। तो ये जो चार कैरेक्टर्स जो है वो आपके ब्रायोफाइटा से सिमिलर है, यानी क्लोरोफाइसी से भिन्न है। परंतु क्लोरोफाइसी वर्ग के जैसे कैरेक्टर इसमें क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाया जाता है, जैसे ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल ए बी दोनों है, और स्टोरेज प्रोडक्ट है वो स्टार्च है। और इसमें कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें जैसे अमाइलम स्टार होता है, कारा की कुछ प्रजातियों में अमाइलम स्टार्स पाया जाता है या बुलबिल्स पाई जाती है। तो अमाइलम स्टार्स होता है, उसमें स्टार्स का सिंथेसिस होता है, तो स्टार्स है वो उसमें पाया जाता है। और ये प्योरली एक्वाटिक हैबिटेट के होते हैं, प्योरली एक्वाटिक हैबिटेट है। ये शैवाल का कैरेक्टर है, क्योंकि ब्रायोफाइटा प्योरली हैबिटेट के नहीं होते, ब्रायोफाइटा है वो इंटरमीडिएट एम्फीबियंस नेचर के होते हैं। तो इसकी एक्वाटिक हैबिटेट, स्टार्स का सिंथेसिस और क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाना, ये क्लोरोफाइसी वर्ग का कैरेक्टर्स है। इसके बाद में ये जो मेंबर्स होते हैं कारेलिज ऑर्डर के अंदर, इसके मेंबर्स को मोस्टली स्टोनवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये दो शब्द है, स्टोनवर्ट या ब्रिटल वर्ट्स। स्टोनवर्ट्स या ब्रिटल वर्ट्स, कॉमनली स्टोनवर्ट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये स्टोनवर्ट का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली इनकी जो कुछ सलाइन वाटर्स में पाई जाने वाली स्पीसीज होती है, वहाँ पे जो बॉटम है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इनका उनकी सेल वॉल पे डिपोजिशन होता है। और ऐसी प्रजातियों के इंटरनोड भी काफ़ी शॉर्ट होते हैं, तो उनकी सरफेस है वो रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, और ये प्रजातियाँ स्टोनवर्ट्स कहलाती हैं। तो ये आपके ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन होता है उसको टेक्निकली मार्ल कहते हैं, MARL, ये मार्ल कहलाता है। तो मार्ल के डिपोजिशन के कारण ये जो कारोफाइटा हैं इसके मेंबर्स है वो स्टोनवर्ट्स या ब्रिटल वर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये आपके मेंबर्स हैं वो क्लोरोफाइसी और ब्रायोफाइटा वर्ग के बीच के एक यूनिक ग्रुप हैं जो कि नॉन वेस्कुलर हाइड्रोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। तो कारा को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? स्टोनवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। वैसे ट्रूली स्टोनवर्ट्स जो है वो उसकी सलाइन स्पीसीज है। अब इस कारेलिज ऑर्डर के अंदर ये बहुत छोटा ऑर्डर है, यहाँ पे केवल 8 जेनरा है, 8 वंश ही हैं, लेकिन 8 वंशों में सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 जेनरा इसमें स्टडी करते हैं।
सबसे पहला कारा है जो आपके सिलेबस में है, कारा। कारा के अलावा एक दूसरा भी आपको याद रखना है, नाइटेला। नाइटेला, कारा और नाइटेला, उसमें कुछ डिफरेंस है वो आपको देखने हैं। और एक और है जो कि टॉलीपेला कहलाता है, ये भी कॉमनली मिल जाता है, टॉलीपेला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेज 1 से। अब अगर कारा और नाइटेला की अगर बात करते हैं तो कारा और नाइटेला में मॉर्फोलॉजिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें तुम्हारे को एक प्रश्न याद रखना होता है कि कारा और नाइटेला के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, मेल और फीमेल, जो कि ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल कहलाते हैं। जनरली ग्लोब्यूल की पोजीशन नीचे की ओर होती है और वो स्फेरिकल शेप में होता है, और न्यूक्लियल है वो इलोंगेटेड और उसकी पोजीशन ग्लोब्यूल के ऊपर होती है। तो ग्लोब्यूल की जो सिल्ड कोशिकाएं होती हैं वो आपके कारा में 8 होती हैं। कारा में इसमें ये जो सिल्ड सेल्स होती हैं ये एक्चुअली उसकी क्या है, स्टेराइल टिश्यू है, उसकी सेल्स हैं, तो उसको कवच कोशिकाएं कहते हैं, हिंदी में कवच कोशिकाएं, सिल्ड सेल्स। तो यहाँ पे आपके जो कारा है उसमें कितनी है, 8 है, और जो नाइटेला है उसके अंदर है 5। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है इसे अपन न्यूक्लियल कहते हैं, न्यूक्लियल, इसे हिंदी में भी न्यूक्लियल ही लिखते हैं। इसके अंदर इसका जो कवच बना होता है वो ट्यूब सेल्स का बना होता है, नलिकाकार कोशिकाओं का। तो ये नलिकाकार कोशिकाएं ये कितनी है इसका पता लगता है कि उसके नलिकाकार कोशिकाएं उस न्यूक्लियल के एंड में पोस्टीरियर पार्ट में जाकर के ये एक कोरोना बनाता है, कोरोना या क्राउन बनाता है, और उस क्राउन में उसको पहचाना जाता है। तो ये कारा के अंदर ये 5 ट्यूब नलिकाकार कोशिका जो होती है, ट्यूब सेल्स की संख्या होती है 5, और सिंगल टीयर में होती है, सिंगल टीयर में होती है और 5 होती है, जबकि नाइटेला में ये 10 होती है और ये 2 टीयर में अरेंज होती है। ये आपको यहाँ डिफरेंस याद रखना है दोनों में। कारा और नाइटेला में ग्लोब्यूल में सिल्ड सेल की संख्या क्या है और न्यूक्लियल में ट्यूब सेल्स या कोरोना सेल्स की संख्या कितनी है, तो ये इसमें आपको याद रखना है। और ये उसके कॉमन मेंबर्स हैं। तो ये अपन ने जनरली कारेलिज ऑर्डर का स्टडी किया है। अब अपन कारा की बात करते हैं पर्टिकुलर। तो कारा जो है वो कारोफेसी वर्ग का है, कारेसी फैमिली से संबंधित। कारा जो है वो जैसा आपको बताया गया है कि ये एक नॉन वेस्क्यूलर हाइड्रोफाइट्स है जो पानी में डूबा रहता है। तो इसको कहते हैं सबमर्ज्ड एक्वाटिक एल्गा, जल निमग्न। ये इसे हिंदी में कहते हैं जल निमग्न, जल निमग्न शैवाल। ऐसी शैवाल जो पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, और एक ये हाइड्रोफाइट के रूप में, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, आसानी से पहचान सकते हैं। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बिना माइक्रोस्कोप के अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो ये एक सबमर्ज्ड एक्वाटिक एल्गा है। इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो इरेक्ट ब्रांच एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है जो कि शाखित होता है, उस पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अभी अपन उसका डायग्राम यहाँ बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष में क्या क्या पाया जाता है कि मुख्य अक्ष में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। मुख्य अक्ष किसमें डिवाइड होता है, नोड इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों में। तो पर्व संधि जो होती है वहां से इसकी शाखाएं निकलती हैं, और सबसे निचली पर्व संधि है, उस सबसे निचली लोवेस्ट जो नोड है वहां से आपके राइजोट्स निकलते हैं, मूलाभास निकलते हैं। इससे पहले हमने आपको क्लेडोफोरा के बारे में भी, वहां भी अपन ने मूलाभास की बात की थी। ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि शैवालों को उदाहरण बताइए जिसमें मूलाभास पाए जाते हैं। तो कारा इसमें बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी कभार परीक्षा में प्रश्न आता है बी पार्ट में कि कारा के मूलाभासों का वर्णन कीजिए, है ना, राइजोट्स इन कारा। तो वो भी चित्र बना के आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो आपके कारा जो है ये इसका मुख्य अक्ष है। आपको ये फर्स्ट नोड है, इसके बाद में ये सारे आपको नोड बनाने हैं इसमें। और ये हम आपको क्या है प्रैक्टिकल में भी ये मोस्टली कारा देते हैं, तो वहां पे भी आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। और ये लोवेस्ट नोड है, यहाँ से उसमें बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर राइजोट्स डेवलप होते हैं। और इन राइजोट्स का जो कार्य है, ये जो कारा के राइजोट्स है, इसकी खासियत आपको याद रखनी है। राइजोट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मूला
मूलाभास। मूलाभास कहते हैं, पहली बात तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, मूलाभास बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टी सेलुलर। दूसरा इसमें ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, तिरछे पट पाए जाते हैं। दूसरा इसका फीचर है इंपॉर्टेंट, वो ओब्लिक सेप्टा है, तिरछे पट पाए जाते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये सबसे निचली पर्व संधि से विकसित होते हैं। राइजोइड्स अराइज फ्रॉम लोवेस्ट नोड ऑफ मेन एक्सिस। सबसे निचली ये पर्व संधि है, इसको आप लिखोगे नोड, यानी कि देखिए नोड इंग्लिश में कह रहे हैं, हिंदी में उसको पर्व संधि कहते हैं, ये पर्व संधि। और ये लिखोगे राइजोइड्स यानी मूलाभास, ठीक है ना। और ये जो पूरा है यहाँ पे मड है, यानी कि जो सॉइल है, सबस्ट्रेटम जो है वो आपका मड है और ये पूरा वाटर से, ये पानी में डूबा हुआ है, तो इसमें आपको इस स्थिति में बनाना है। तो ये मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ये लोवेस्ट नोड लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, लोवेस्ट नोड, निचली पर्व संधि। और बाकी ये सारी नोड है, ये आपका नोड होगी। दो नोड के बीच का ये जो इलोंगेटेड पार्ट है इसे कहते हैं इंटरनोड। इसे इंटरनोड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहते हैं पर्व। जो इंग्लिश में ज्यादा लंबा है उसको हिंदी में शॉर्ट लिखना है, इंटरनोड यानी पर्व और नोड यानी पर्व संधि, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये कारा के राइजोइड्स की अपन बात करते हैं कि राइजोइड्स लोवेस्ट नोड से निकलते हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें तिरछे पट पाए जाते हैं। और अब इसका कार्य जो है, राइजोइड्स के दो कार्य हैं। पहला कार्य है यांत्रिक सहायता, यानी कि उसका एनकरेजमेंट जिसे अपन कहते हैं। एनकरेजमेंट का मतलब पौधे को कीचड़ में या मृदा के अंदर उसको स्थिर रखना, एनकरेज करना, यांत्रिक मैकेनिकल सपोर्ट करना, ये पहला कार्य है। और दूसरा कार्य है न्यूट्रिएंट्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करना, ये दो कार्य हैं। तो कारा के राइजोइड्स का एक चित्र भी बनाओगे, इसका एक और चित्र होता है इसमें तिरछे पट और दर्शाते हुए, और इसके बाद में इसकी खासियत लिखनी है और उसका कार्य क्या है। तो ये कारा के राइजोइड्स के बारे में आपके। अब अपन इसके आगे डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके नोड है, ये दो नोड के बीच का इंटरनोड है। कोई भी डायग्राम को जहां तक हो सके एक ही साइड में आपको नामांकित करना है। और अब आपके जो ये जो नोड है, प्रत्येक नोड से इसमें असीमित वृद्धि की शाखाएं निकलती हैं। ये क्या है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये जो शाखाएं निकल रही हैं, इनकी शाखाओं पे एपिकल सेल होता है। कारा की जो ग्रोथ होती है वो एक एपिकल सेल से होती है, राइजोइड्स का हो गया ना। इसके बाद में आपके अब यहाँ पे नोड जो है, ये नोड है, इस नोड से ये जो शाखा निकलती है, इस शाखा का नाम है असीमित वृद्धि की शाखा, ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब ये जो ब्रांच है इसके ऊपर भी आपके नोड इंटरनोड यहाँ पे भी है। इस ब्रांच पे भी आपको सारे जो मुख्य अक्ष के जैसे यहाँ पे नोड इंटरनोड आपको बनाए हैं। तो यहाँ पे भी ये नोड है, यहाँ पे नोड लिखोगे, इंटरनोड है। अब असीमित वृद्धि की शाखा है, इसके नोड से फिर यहाँ से और शाखाएं निकलती है, सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं। और इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये ब्रांच कहलाती है सीमित वृद्धि की शाखाएं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ऐसे ऐसे पूरा आपको ये बनाना है। तो ये तो ब्रांच कहलाएगी ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी असीमित वृद्धि की शाखा। ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती है क्योंकि इसके शीर्ष पे क्या पाई जाती है, एक डोम शेप्ड एक एपिकल सेल्स पाया जाता है। एपिकल सेल शीर्ष कोशिका पाई जाती है, जो अपन इसका आगे स्टडी करेंगे, इसकी ग्रोथ करता है। इसके मुख्य अक्ष पे भी एक डोम शेप्ड लार्ज और एपिकल सेल ये पाया जाता है। और ये जो सेल है इसके द्वारा इसकी कारा में ग्रोथ होती है।
ब्रांचेस की और मुख्य अक्ष की ग्रोथ होती है। तो ये गुंडाकार एक बड़े आकार की कोशिका होती है, शीर्ष कोशिका, इसके द्वारा इसकी ग्रोथ होती है। और इस कोशिका में 3 कटिंग पैसेज होते हैं, ये 3 कटिंग सेगमेंट बनाती है। ये कोशिका डिवाइड होकर के 3 कटिंग सेगमेंट बनाती है और प्रत्येक सेगमेंट है वो नोड और इंटरनोड बनाएगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान होना चाहिए। और अब ये देखिए, ये मुख्य अक्ष की शाखा से जो असीमित वृद्धि की शाखा निकलती है, यहाँ पे एक लीफ जैसी संरचना का एक वॉरल पाया जाता है। इसी प्रकार इस नोड पे भी जहाँ से ब्रांचेस निकलती है, वहां पे एक छोटी छोटी पत्तियों सदृश संरचना का एक चक्र पाया जाता है। वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा, तो वो कहलाता है स्टिपुलोड। वो अपन आगे के चित्र में दिखाएंगे, वो स्टिपुलोड कहलाता है। तो ये असीमित वृद्धि की शाखा है। और अब यहाँ से ये जो पत्तियों जैसी संरचना निकलती है ना, इसको कहेंगे ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि की शाखा है। तो अब इसका ये पूरा कारा का पादप है, ये इसका मेन एक्सिस लिखोगे, इसको मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, ये राइजोइड्स, लोवेस्ट नोड और दूसरी ये नोड है, और उसके बीच में ये आपका इंटरनोड हो गया। ये असीमित वृद्धि की शाखा है बहुत सारी, और प्रत्येक असीमित वृद्धि की शाखा से के नोड से सीमित वृद्धि की शाखाएं निकलेगी। अब आपको इस सीमित वृद्धि की शाखा जो है, इस सीमित वृद्धि की शाखा पर भी नोड इंटरनोड है, और वो चित्र जब अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं 10x के अंदर, और वो कैसा दिखता है वो आगे का चित्र हम बनाएंगे। और उसके अंदर ही आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेंगे अगर वो मैच्योर प्लांट है तो। और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ कारा की स्पीसीज है वो होमोथैलिक होती है, यानी समजालिक होती है। उस केस में एक ही सीमित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि पर नीचे की ओर ग्लोब्यूल यानी गोलिका और उसके ऊपर की ओर न्यूक्लियल आपको साथ साथ दिखाई देते हैं। जबकि डायोसिस जो प्रजातियां होती है, हेटेरोथैलिक स्पीसीज होती है, उसके अंदर आपको या आइदर ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये आपको उस माइक्रोस्कोप में देखने से पता लगेगा। तो अब अपन ये आपको सारा पूरा कार का प्लांट आपको बनाना है, अपने रिकॉर्ड में भी ये सारा बनाओगे। तो इस प्रकार से ये हाईली ब्रांच होता है। और एक छोटा सा जो मिनिएचर ग्राफाइट होता है या हॉर्सटेल, इसकी संरचना एक मिनिएचर हॉर्सटेल जो होता है इक्विसिटम, वैसे इसकी संरचना आपको दिखाई देती है। तो अब मैं इसकी एक इसके बारे में कुछ सेल की अपन बात करते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फिर रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है वो अपन आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको एक कारा के अंदर ये मैंने सीमित वृद्धि की शाखा बनाई है, ये सीमित वृद्धि की शाखा है। और इसमें आप देखिए ये सेंट्रल सेल है। अगर आप ये पर्व है तो पर्व में एक सेंट्रल सेल होता है, और उसके चारों तरफ आपके क्या होता है, ये पेरिफेरल सेल होता है। सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल होता है पर्व के अंदर, और पर्व संधि में 2 सेंट्रल सेल होते हैं कारा में। और प्रत्येक सेंट्रल सेल जो होता है वो अनेकों कॉर्टिकल सेल से या पेरिफेरल सेल से, जिसकी संख्या 6 to 20 हो सकती है पेरिफेरल सेल से। तो ये पेरिफेरल सेल्स है, और यहाँ पे नोड है, ये नोड है, ऐसे कैसे ये आपको देखना है। अब इस पर्व संधि जो है, इस पर्व संधि से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर तो आपको न्यूक्लियल बनाना है, ये ऐसा दिखाई देगा, ये न्यूक्लियल है। और इस न्यूक्लियल के अंदर ये एग है, ये एग का न्यूक्लियस है। इस एग के अंदर ये oogonia है, ये पूरी जो है ना, ये न्यूक्लियल क्या है, oogonia है। और इस oogonia के अंदर देखिए, इसका यहाँ पे एक सेंट्रल पेडिसेल होता है, और ये सेंट्रल सेल है, और ये आपका ये एग है, ये एग है। अब इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ट्यूब सेल्स होते हैं, ये ट्यूब सेल्स है। और ये ट्यूब सेल्स आगे जाके 5 कोरोना सेल्स में डिवाइड हो गए। ये 5 कोरोना सेल्स आपको बनाना है। तो ये आपको ये न्यूक्लियल की संरचना है, इसमें ये एग है, ये कोरोना सेल्स है, ये इसका क्राउन बन गया, और ये इसकी ट्यूब सेल्स है। ट्यूब सेल्स की संख्या कितनी होती है कारा में,
5 होती है सिंगल टेयर में होती है, और इसमें ये इसका एग है यानी, और ये एग न्यूक्लियस है। अब इसके नीचे यहाँ पे स्फेरिकल शेप में आपको यहाँ पे बनाना है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल का कवच बना होता है आपके सिल्ड कोशिकाओं से। ये सिल्ड कोशिका है, ये सिल्ड कोशिका है। एक साइड से आपको 8 और सिल्ड कोशिका नहीं दिखेगी क्योंकि ये स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसमें 3 4 5 आप बना सकते हो, इतनी की सिर्फ पीछे है। और ये भी एक स्टॉक से, ये दोनों जो है ना, ये स्टॉक या पैडी सेल से यहाँ पे लगे हुए हैं, इसका एक स्टॉक है, ये स्टॉक से। तो ये आपका नोड है, ये इंटरनोड है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लीफ लाइक जो मैंने बताया था, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टिप्यूलॉइड है, इसको कहते हैं स्टिप्यूलॉइड। स्टिप्यूलॉइड इसको मोस्टली कॉमनली लैंग्वेज में लीव्स के नाम से भी जानते हैं। तो उसका स्टिप्यूलॉइड का एक चक्र है, वो पर्व संधि में पाया जाता है। और इसके नीचे ये आपका ग्लोब्यूल है, गोलिका, जो कि इसका मेल गैमीटेंजियम है, ये मेल गैमीटेंजियम है। ये न्यूक्लियन है, ये फीमेल गैमीटेंजियम है। मोस्ट हमेशा आपको ग्लोब्यूल नीचे बनाना है और ये ऊपर बनाना है। अब इसकी ग्लोब्यूल है, इसकी जो ये ऊपर की जो कोशिका है, ये आप क्या लिखोगे, इसको सिल्ड सेल लिखोगे, ये सिल्ड सेल। इसकी बाह्य संरचना में आपको इतना ही लिखना है, ये ग्लोब्यूल लिखोगे और ये सिल्ड सेल, ये नोड, ये इंटरनोड, ठीक है ना। तो ये आपको एक कारा सेक्स ऑर्गन, ये चित्र जो है आपको प्रैक्टिकल में भी बनाना होता है और एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आता है, वहां ये आप आसानी से बना सकते हो डायग्राम, और माइक्रोस्कोप में भी आपको वैसा ही दिखता है। तो ये जो संरचना जो हमने बनाई है ना, ये कौन सा है, कारा। इसके आगे लिखोगे ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बियरिंग सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियन, यानी कारा की सीमित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि पर ग्लोब्यूल और न्यूक्लियन को दर्शाती हुई स्थिति आपको बनानी है। और ये आपके, ये जो यहाँ पे असीमित वृद्धि की शाखा की पर्व संधि से जो सीमित वृद्धि की शाखा निकली हुई है, ये अपने एक सीमित वृद्धि की शाखा का ये चित्र बनाया है। और इस सीमित वृद्धि की शाखा पे भी नोड इंटरनोड है, और इस नोड पे आपको ये मिलेंगे। अभी अपने ये एक ही डायग्राम बनाया, एक नोड पे एक ग्लोब्यूल न्यूक्लियल होता है हमेशा, ऐसे जैसे अगली नोड पे भी ग्लोब्यूल न्यूक्लियल, ये पूरी चेन के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ये कारा के सेक्स ऑर्गन के बारे में है। और इसके आगे के जो कोशिका संरचना और उसमें जनन की संरचना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको और हम बताएंगे। और आज के संरचना में लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्टोनवर्ट क्या होते हैं, कारा के राइजोइड्स के बारे में आपको बताना है, कारा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में क्या क्या कहलाते हैं, ये आपको सब बताना है। धन्यवाद।